आज हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी के साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवी, वो आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा क्लिक करता है, वो है व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। A microorganism is a living thing that is too small to be seen with the naked eyes and that you can only see with the help of microscope, or a organism which is only seen by microscope or a microscopic organism। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हम जिनके साथ रहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो खुली आंखें हैं या जो हमारी नॉर्मल आइज़ हैं वो उन्हें देखने में एबल नहीं है। तो उनको देखने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम उनको देख सकते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी स्टडी कौन सी ब्रांच कराती है साइंस की, उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग एक फन फैक्ट के उस पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा कहते हैं ना, अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके करेंगे तो ये आपके टीचर को भी थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा कि चलो हमने बुक के अलावा भी कुछ अलग से बच्चे पढ़ के आते हैं। तो ये आप लिख देंगे तो इसमें आपको प्लस मार्क्स मिल सकते हैं, इसके मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। सो द स्टडी जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाती है, और द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंडर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब तक तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में और भी ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है, जैसे भी हम किसी से भी मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन हम पता करते हैं कि वो रहते कहाँ हैं। सो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो इसके लिए तो हमारे पास एक ही आंसर हो सकता है कि ऑल अराउंड microorganisms are present almost everywhere on the earth. For examples, they are present in soil, water, air, animals, plants, rocks and even us. Yes, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है ये बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है। जी हाँ, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कुछ हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हमें डेली रूटीन्स के लिए वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। उसमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमें बुरे कॉज देते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां देते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही आप लोगों को, जैसे कुछ भी आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट्स में डालिए, और अगर मुझे अपनी स्किल को और अच्छा करना है पढ़ाने की तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और इसे शेयर करते रहिए जैसा कि मैंने कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, ऑफ कोर्स प्रेजेंस हमने जान ली है इसकी कि यहाँ प्रेजेंस होती है, हमारी बॉडी में इसकी प्रेजेंस होती है। हमारी बॉडी में ये आपको पता है कि हमारी बॉडी में खाना पचाने से लेकर के एक्सक्रेशन तक के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी प्रेजेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, यानी कि हम उनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे।
Use of microorganisms in daily life. So microorganisms are very useful in our daily lives and we can't define in a single sentence. So हम उसमें से कुछ important examples लेंगे जो सबसे पहले हमें हेल्प करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में. सो डेयरी प्रोडक्ट की बात आती है तो जो सबसे फेमस एग्जांपल है जो कि आपकी छोटी क्लासेस से लेके अपर लेवल तक के कोर्सेज में आता है, ये समझ लीजिए इस एग्जांपल के बिना ये चैप्टर ही इनकम्प्लीट होता है. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग. मैं बात कर रही हूँ मिल्क से कर्ड बनाना. हम बचपन से देखते आते हैं हमारी मम्मी लोग क्या करती थी, थोड़े से दही को दूध में डालती थी और सुबह वो ढेर सारा दही बन जाता था. हम इसको मैजिक समझते थे ना, लेकिन आज समझ में आया कि वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से कन्वर्ट होता था. अब वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे. वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो देखती हूँ आप में से किस किस को याद है. उसके बाद हमें फूड में किस तरह से हमें हेल्प करता है. जैसे कि बेकिंग में नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है. किसकी हेल्प से होता है वो? ऑफकोर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर टाइम हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए. यानी कि ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जिस पे हम कभी गौर नहीं करते, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि उसमें कितना हम जो भी करते हैं उसमें हमें कितनी हेल्प मिलती है उनकी. लेकिन जो एक सेक्टर है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है वो है हमारा मेडिकल सेक्टर. मेडिकल सेक्टर में हमारे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, इवन हमें कभी कभी किसी किसी के अंदर हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उन्हें ऊपर से जो हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस के थ्रू या दवाइयों के थ्रू, ये सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही हो सकते हैं. अब हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, हम आगे भी इसके यूजेस के बारे में और पढ़ेंगे. तो ये तो हमें समझ में आया कि हमें किस किस सेक्टर में हमें कैसे कैसे हेल्प करता है. ओके. मेडिकल यूज़ के अलावा हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हमें काफ़ी वास्ट इसका यूज़ होता है, जिसके अंडर में एंजाइम्स, पिगमेंट्स, बायोफर्टिलाइज़र्स, एसिड्स बनाए जाते हैं. एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही वास्ट यूज़ है जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है जिससे आपका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है. इन्वायरमेंटल यूज़ होते हैं जिसमें fungi and bacteria can convert dead plants and animals into a simple substance. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जिसे हम आगे पढ़ते रहेंगे. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में. अब आई होप आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा. तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना. हम कोशिश करेंगे कि हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर दें. तो जैसा कि हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉर बोथ, यानी कि हमने इनके डेली लाइफ्स में यूजेस पढ़े हैं तो हमें डेली लाइफ में इनके कुछ हार्म्स भी पता होने चाहिए. जैसे कि सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्पॉइल अवर क्लोथ्स, फूड, लेदर एंड समटाइम दे कॉज सीरियस स्किन प्रॉब्लम इन अस, दे कॉज सीरियस डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल. हम देखते हैं कभी कभी बारिश के मौसम या मॉइस्चर वाली जगह पर हम अपने लेदर को रख देते हैं या ब्रेड वगैरह रख दिया जाता है तो उस पर देखते हैं कुछ कॉटन जैसा वाइट कलर का आ जाता है. वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम फंजाई कहते हैं, जो कि एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो हमें काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है. तो उसको देखने के लिए वैसे तो हम नॉर्मल आइज से भी उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का ऊपर नज़र आएगा. इसके अलावा अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. हम आज के प्रेजेंट में ही देखें तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी को जिसने हिला करके रख दिया, बड़े से बड़े देश जिससे फाइट करने में पीछे हट गए हैं, हार गए हैं, वो है एक छोटा सा वायरस जिसको कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस. ये भी एक इनविजिबल एनिमी है. हमारे न्यूज़ रूम्स में इसको क्या कहते हैं, एक इनविजिबल एनिमी जिसने क्या कर रखा है. इतनी बड़ी पेंडेमिक है ये पूरे आज के टाइम में, इतने टाइम के बाद हम लोगों ने देखी है. उसे कोई देख भी नहीं सकता है लेकिन उससे बचना भी सबको है.
तो सेम वही चीज़ है, आज की डेट में हमें इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारे सामने एक जीता जागता माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल चल रहा है, जिसको हमें समझना है, लेकिन उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग प्लीज़ मास्क लगा करके निकलें बाहर, कीप सेफ डिस्टेंस, और हो सके तो बाहर ना जाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना जाएं बाहर, घर में रहें, स्टडीज़ करें। आपके लिए ऑनलाइन अच्छे अच्छे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इजी से इजी लैंग्वेजेस में, इजी से इजी वर्ड्स में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। So according to the NCERT, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, जिसमें से फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, थर्ड है एल्गी एंड फोर्थ प्रोटोजोआ। उसमें वायरस के बारे में भी लिखा गया है, तो मैंने वायरस को अलग से हाईलाइट किया है, उसको ग्रुप में क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें वायरस आपकी बुक में दिया हुआ है टॉपिक, बट वो क्लासिफिकेशन में नहीं है। ये चीज़ आप लोग को नोट रखनी है। आप जब भी चार्ट बनाएंगे, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग आएगा तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना होगा। उसको 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाइड करना होगा। वायरस के को क्लासिफिकेशन में ना रखने का के पीछे एक रीज़न है कि वायरस जो होते हैं वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। हम वायरस के बारे में आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन में है सिर्फ 4 मेजर ग्रुप्स। ध्यान रखिए, इसलिए मैंने वायरस को अलग से हाईलाइट किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी बुक्स में वायरस को क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, लेकिन हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है। ये सॉइल, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, हर जगह, हर कहीं ये लोग प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर ह्यूमन लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं क्या कि हमारे हाथों में ही बिलियंस, हमारे मुंह में, उसमें ही बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं। उसके अलावा जो हमारा बॉडी का वेट होता है, उसका अप्रॉक्स 2 kg वेट इनकी वजह से होता है। उसके अलावा हमारी जो बेली बटन होती है, हमारी बेली बटन में 14 to 1500 के अप्रॉक्स या उससे भी ज़्यादा माइक्रोब्स उसमें रहते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे ही हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, जिनका हमारी लाइफ में यूज़ होता है। तो ऐसे कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फील्ड में ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। ओके, इनके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कमेंट में करना। तो लैक्टोबैक्यूलस हमने जिसके बारे में कहा था, जो हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा यीस्ट होता है। यीस्ट का यूज़ तो सबको पता है कितना वो यूज़फुल होता है, लेकिन एक जो उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे एक यूज़ होता है कि वो अल्कोहल और वाइन बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग आप देखते होंगे ना, बहुत सारे वैक्सीन्स जो आते हैं वो भी इनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ही समझ लो ट्रिलियंस के अमाउंट में माइक्रोब्स रहते हैं, लेकिन वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। उसमें से कुछ होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ माइक्रोब्स के बारे में
पढ़ रहे हैं तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, आप उसको पढ़िए, जिसमें से यीस्ट और लैक्टोबैक्यूलस है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए उसके बारे में, ताकि अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल ना याद हो तो आप उसके बारे में लिख के आएँ। हमें डेली लाइफ में कितना हेल्प करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि बेकिंग का काम हो, आटा आप देखते हैं हम आटा गूंद के रख देते हैं, कुछ टाइम में वो सॉफ्ट हो जाता है, ये सब किसकी हेल्प से होता है? ऑफ कोर्स हमारे माइक्रोब्स हमें इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। हमारा खाना पचाने से लेकर के खाना खाने, खाना बनाने, सब में ये लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं और हमें बिना कोई नुकसान पहुंचाए रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर फ्रेंडली एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म, ओके। बट हम लोगों को जैसा कि पता है कि कुछ ऐसे भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो कि हमें सीरियसली बहुत बीमार कर देते हैं और बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, जिसमें से हमने एकदम स्टार्ट में पढ़ ही लिया है कि कोरोना वायरस डिज़ीज़ या कोविड-19, जो कि आजकल बहुत ही बड़ी पेंडेमिक के रूप में हम सभी जिसे फेस कर रहे हैं, जिसने बड़े बड़े देशों की, हमने जैसा जाना, इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को भी हिला करके रख दिया है, सबको फाइनेंशली वीक कर दिया है। तो इसके अलावा आप लोग जानते हैं क्या कि हमारे देश ने पोलियो जैसी जो बीमारी है, वो कॉलेरा, रेबीज़, HIV, एड्स, मलेरिया, ये सब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। उसमें आप देखिए कि ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितनी सीरियस बीमारियां देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि आपने एक सुना होगा जिसका जो बीच में आई थिंक काफ़ी फेमस हुआ था, एबोला वायरस। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमने ये देखा है कि हाँ, ये वायरसेस या बैक्टीरियाज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमने वायरस के बारे में ही सुना है। तो वायरस जो होते हैं वो हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, इसके लिए बस हमें इनसे बच के रहना चाहिए। जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाती है डॉक्टर्स के थ्रू या फिर सरकार के थ्रू, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अच्छा, ये फैलाते हैं तो ये हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे हैं? तो डेफिनेटली इनके लिए कुछ है, जैसे कि फ्रॉम एयर, फ्रॉम फूड और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो कोरोना वायरस है उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी का टच किया हुआ या कोई छींक देता है, इसलिए कहते हैं मुंह पे हैंकी रखना चाहिए, तो वहाँ टच कर लेने से वो फैल जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। और ये हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ही सीधा अटैक करते हैं। उसको अटैक करने से क्या होता है, हमारी बॉडी उनसे लड़ नहीं पाती है, इसीलिए ये हम लोगों को इतना हद तक बीमार कर देते हैं। इसके अलावा HIV, एड्स, जिसके बारे में सभी जानते हैं, रेबीज़ ऐसी बीमारी जो सभी जानते हैं कि कुत्तों के काटने से होती है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स जो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमें कितनी बुरी तरह बीमार भी कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी बॉडी में अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाएं और बुरे माइक्रोब्स से बच के रहें, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, आप उन सब को अच्छे से पढ़िए। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारी बुक में दे रखा है, वायरस जो होता है उसको हमने मेजर ग्रुप्स में नहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ख़तरनाक माइक्रोब है। वायरस को मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहूँगी। अगर वायरस को हम हिंदी में पढ़ें तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु को अगर हम थोड़ा सेपरेट करें दोनों को, तो उसका मतलब बनता है विष के अणु, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि अपने अंदर पॉइज़न कैरी करते हैं।
होप्स तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए वायरस को बहुत ख़तरनाक माना गया है। जो भी वायरस के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है वो अक्सर जानलेवा होता है, जैसे कि HIV, जैसे कि कोरोना। ये सब क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियाँ बन जाते हैं। HIV का आज तक हम सभी जानते हैं कि कोई इंजेक्शन कुछ नहीं बना है। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी पेंडेमिक्स दे दी हैं दुनिया को, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वायरस बाकी माइक्रोब से बहुत अलग है। ओके, क्यों? क्योंकि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जब भी ये किसी एक्टिव ह्यूमन के अंदर डाला जाता है तब ये क्या होता है, तब ये ज़िंदा हो जाता है, यानी कि ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन उसको निकाल लेने के बाद ये फिर से मर जाता है, यानी कि फिर से नॉन लिविंग हो जाता है। इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन आप सभी जानते हैं वैक्सीन कैसे बनती है। तो वैक्सीन बनाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, तो ये जिस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो प्रोसेस वायरस के साथ इजी नहीं होता है हमेशा। इस वजह से हमें कोरोना की या HIV की अब तक इंजेक्शन नहीं बने हैं। तो इन सब से क्योर ही इनका बचाव है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये कभी भी ये नहीं देखा गया कि ये किसी एक मतलब एज ग्रुप को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे कॉज मोर सीवियर इन्फेक्शन इन ऑल एज ग्रुप्स। ज़्यादातर वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उससे पेशेंट की या इंसान की मौत तक हो जाती है। उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। वायरस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो कोविड-19 है और HIV एड्स है। उसके साथ साथ आप पोलियो या फिर इबोला, इन सब का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आज आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद ही रहेंगे क्योंकि ओके। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन अ थर्मल स्ट्रीम्स एज वेल एज इन द कोल्डेस्ट प्लेस वेयर ह्यूमन कांट इवन सर्वाइव, है ना। मतलब ये ऐसी जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमंस भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं आप खुद सोच सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम जब पैदा होते हैं, जो भी बच्चे जब पैदा होते हैं, तो वो बैक्टीरिया फ्री होते हैं, उनमें कोई बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। यानी कि हम इस एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हम उनको ऑप्ट करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। बैक्टीरिया के सभी को पता है कि बैक्टीरिया के जो यूजेस हैं, उसके हार्म्स हैं। हार्म्स में आपको बताऊँगी ट्यूबरकुलोसिस जैसी ये जो इतनी भयंकर बीमारी है, ये सब बैक्टीरिया की ही देन है। बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी हमें बीमार कर देते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो है रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं हमारी बॉडी में, एंड क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्विकली पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और डैमेज कर देते हैं हमारे टिश्यूज़ को। तो इसलिए इनसे फैला इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी जल्दी हमें बीमार करता है। हाँ, ये होता है कि ये हमारी जैसे राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरियाज हैं हमारे पास, तो ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाले बुरे बैक्टीरियाज भी हैं हमारे पास। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास हर जगह, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। हम हमेशा बैक्टीरियाज के साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है, आगे हम और भी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको अभी इतना पढ़ा है, आपको कैसा लगा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दें आपको। और कुछ पसंद नहीं भी आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय।